हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो की थंबनेल देख चुके हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मांग के निर्धारक, मतलब डिटर्मिनेट करने वाले वो एलिमेंट जो डिमांड को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए इसे हम बोलते हैं डिमांड डिटर्मिनेट्स, मतलब जो डिमांड को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। देखिए, ये चैप्टर बहुत आसान है। इस वाले वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं और आप कभी भूल नहीं पाओगे। सिंपल बात करते हैं, हम बोलते हैं मांग क्या हो सकती है। मांग कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो मांग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के कारण क्या है, जो परिवर्तन के कारण होते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं मांग के निर्धारक तत्व। मतलब वो उसके वजह से मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ऐसे हमारे पास 15 से 16 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत बड़ी बनेंगी, लेकिन आपके लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल होंगी और बहुत दूसरे दूसरे चैप्टर्स में, जैसे पूर्ति की निर्धारक हो गया, या फिर और भी आगे चल के बहुत सारे चैप्टर में क्या होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और स्टिल एंड तक देखिए। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, पहला एलिमेंट है उपभोक्ता की आय। देखिए, उपभोक्ता की अगर आय में परिवर्तन होता है तो मांग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर आय बढ़ी तो मैं पैसे ज़्यादा खर्च करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि इंसान के पास अगर पैसे आते हैं तो ज़्यादा खर्च करता है। तो आय बढ़ने से मांग में भी वृद्धि होती है। उसके अपोजिट, अगर आय कम हुई, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं मांग किस चीज़ की करूंगा, तो आय की कमी के कारण मांग में भी क्या होती है, कमी होती है। ये पॉइंट नंबर 1 था हमारा। दूसरी चीज़, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या में भी मांग में परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर ज़्यादा जनसंख्या रही तो क्या करेंगे, ज़्यादा मांग होंगी, और जनसंख्या कम होने पे मांग क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जनसंख्या के बढ़ने से वस्तु की मांग भी बढ़ती है और जनसंख्या की कमी से मांग भी कम होती है। उदाहरण के लिए समझिए, एक ग्राम में 100 लोग हैं, जनसंख्या है, और इस जनसंख्या में चावल की मांग प्रति वर्ष 100 किलो है, मतलब 1 रुपये प्रति किलो है। यदि जनसंख्या 100 से 200 हो जाती है तो वो जो मांग भी होंगी अवश्य रूप से 100 से बढ़कर 150 या 150 या 200 किलो हो जाएंगी। बात बहुत सिंपल है। आप ही सोचिए, अगर कम खाने वाले लोग होंगे, खाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो मांग ज़्यादा करेंगे ना। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। देखिए, एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जनसंख्या ही नहीं बल्कि जनसंख्या के अनुपात में भी यदि कोई परिवर्तन होता है तो उससे मांग प्रभावित होती है। मतलब जैसे बच्चे एवं बूढ़ों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो कुल जनसंख्या वही रहती है, तो बच्चों अथवा बूढ़ों की वस्तुओं की मांग को प्रभावित हो जाएंगे। एक्चुअली बोलने का मतलब यह है कि जनसंख्या बदलना ही नहीं, अगर बच्चे और बूढ़ों की संख्या में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तब भी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है। क्यों, आप ही सोचिए, छोटा बच्चा ज़्यादा खाना खाएंगे या बड़ा बच्चा खाना, मतलब बूढ़े इंसान खाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें होती है। जनसंख्या तो सेम ही रहेंगी, बट अगर परिवर्तन होता है, जब जनसंख्या सेम रहने का मतलब समझिए, एक एग्जांपल से बात करते हैं। एक गांव में जनसंख्या है, 100 जनसंख्या है, लेकिन क्या हुआ, 10 लोगों की डेथ हो गई कुछ, और 10 बच्चे आ गए, मतलब 10 बच्चे पैदा हो गए। अब दोनों चीज़ें देखिए, 10 लोगों की डेथ होने से 90 हो गया था, और जब 10 नए बच्चे आए तो जनसंख्या फिर से 100 हो गई। लेकिन जनसंख्या सेम है, लेकिन बच्चों की संख्या और बूढ़ों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ बूढ़ों बच्चों की संख्या में परिवर्तन हुआ, मतलब बढ़ गए ना 100 बच्चे, जनसंख्या तो सेम ही है, तब भी मांग प्रभावित होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव आदि बातें, ये भी फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर फैशन बदल जाती है तो क्या होता है, उस वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर नई फैशन की वस्तुएं आई तो उपभोक्ता क्या करता है, उसकी मांग ज़्यादा करता है। और अगर पुरानी वस्तुएं हो गई, वो चीज़ ट्रेंड से हट गई है, फैशन से हट गई है, तो उनकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो बोला गया है यहाँ पे, जिन वस्तुओं की रुचि, स्वभाव, फैशन आदि में वृद्धि होती है तो उनकी मांग भी बढ़ जाती है। मतलब अगर फैशन में है वो कोई चीज़, किसी चीज़ पसंद है, कोई किसी चीज़ में रुचि है, तो उनकी मांग ज़्यादा होती है। और इसके विपरीत अगर किसी चीज़ में रुचि नहीं है, क्या कोई फैशन पुरानी हो गई है, उन सब चीज़ों की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जलवायु और मौसम भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। कैसे करता है, तो उदाहरण के लिए समझिए कि अगर जैसे कि
जाड़े के दिनों में मतलब ठंडी के दिनों में हमें कोट और स्वेटर वगैरह, मफलर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और गर्मी के मौसम में ठंड पेय, बर्फ़ या पतले वस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, और बारिश के मौसम में छाते की मांग बढ़ जाती है। मतलब मौसम के हिसाब से क्या हो रहा है, मांग में परिवर्तन हो रहा है। तो ये चीज़ होती है, मांग को परिवर्तन करने वाला एक घटक है। वैसे ही स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं की कीमतें, मतलब कि उसके जो पूरक या स्थानापन्न बोलते हैं या पर्याय वस्तुएं जो बोलते हैं, उनके वजह से भी परिवर्तन आता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास दी है, स्थानापन्न अथवा पूरक वस्तुओं की कीमतों में मांग प्रभावित होती है। जैसे चाय की कीमत बढ़कर कॉफ़ी के बराबर हो जाए तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएंगी। देखिए, चाय और कॉफ़ी, चाय की कीमत बढ़कर किसके वजह से होगी, कॉफ़ी के जैसी, तो लोग चाय क्यों पियेंगे, लोग तो कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, क्योंकि चाय लोग, बहुत सारे लोग इसलिए पीते हैं कि चाय में बहुत कम पैसा खर्च होता है, कॉफ़ी में ज़्यादा लगता है। तो अगर चाय की कीमत बढ़ जाए और कॉफ़ी जितनी बन जाए तो लोग चाय नहीं पियेंगे बल्कि कॉफ़ी पियेंगे। तो इसका भी फर्क पड़ता है और मांग में परिवर्तन आता है। उसके बाद आदत भी एक ऐसी चीज़ है जो मांग को प्रभावित करती है। जैसे कि अगर उपभोक्ता को पान, तंबाकू आदि वस्तुओं की आदत है तो इन वस्तुओं की वो क्या करते जाता है, मांग बढ़ाते जाता है। तो आदत की वजह से भी मांग बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बचत। देखिए, बचत करने से मांग कम होती है और बचत ना करने से मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए, इंसान का बचत का साथ कनेक्शन कैसे है। जब हम बचत बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, पैसा जमा के रखते हैं, मतलब हम पैसा खर्च नहीं करते। अगर पैसा खर्च नहीं कर रहे मतलब मांग कम हो रही है। और जब हम बचत नहीं करते तब हम पैसा खर्च करते हैं, मतलब मांग ज़्यादा करते। तो इसका सीधा संबंध है बचत के साथ। बचत मतलब बचत कम है, मतलब बचत, पैसा बचा के रख रहे हो आप, तो मांग क्या होंगी आपकी, कम होंगी। और उसी के जैसे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, बचत एक भी नहीं है, तो मांग ज़्यादा होंगी। तो ये कनेक्शन होता है बचत के साथ। वैसी वस्तु की कीमत के साथ मांग का कनेक्शन होता है। आपने पढ़े भी होंगे मांग के नियम में कि जैसे जैसे वस्तु की कीमतें क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसी वैसी मांग क्या हो जाती है, ये कीमतें बढ़ने पे मांग कम हो जाती है और कीमतों की कमी होने पे मांग बढ़ जाती है, जो मांग के नियम में लिखा गया है। मूल्य में परिवर्तन की आशा। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है आशा की, मतलब कि चेंज नहीं हुई है कीमत, भविष्य में प्राइजेस चेंज हो सकती है, ऐसा उपभोक्ता को लगता है, तब भी मांग में परिवर्तन आता है। जैसे कि मान के चलिए, एक उदाहरण लेते हैं, भविष्य में चीनी की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो जाएंगे। ऐसा एक उपभोक्ता को लगता है कि आज जो 10 रुपये किलो चीनी है तो नहीं एक्चुअली, बट 10 रुपये किलो चीनी है, तो वो आगे चल के उसे उपभोक्ता को लगता है कि कुछ दिनों में 30 रुपये किलो होने वाली है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, अभी ही क्या कर लेगा, बहुत सारी चीनी खरीद लेगा। या फिर अगर आज चीनी की प्राइस है 60 रुपये मान के चलिए, और ये कल 30 रुपये होने वाले, तो उपभोक्ता अभी मांग नहीं करेगा चीनी की, ज़्यादा मांग नहीं करेगा, बल्कि वो वेट करेगा कि कीमत कम हो जाए। मतलब उपभोक्ता क्या करता है, मूल्य में परिवर्तन की जो आशा होती है उसका भी मांग के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कि उपभोक्ता फायदा देखना चाहता है और जहां उसे कम पैसे खर्च हो उसी समय में वो क्या करता है, वस्तुओं को खरीदता है। ये बात समझ गई होंगी आपको। धन का वितरण। देखिए, समाज में जो धन का वितरण होता है उससे भी हमारी मांग क्या होती है, निर्भर करती है। अगर समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, जैसे कौन कौन से वर्ग, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, हम 3 कैटेगरी के वर्ग मानते हैं। धनी वर्ग, जिनके पास अधिकांश धन होता है, वो विलासिता या आरामदायक वस्तु की क्या करते हैं, मांग करते हैं, और देश में अधिक होंगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, गरीब लोग, हम जो मध्यम वर्ग के होते हैं या गरीब वर्ग के लोग होते हैं, वो मांग उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनकी मांग कम होती है। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, तो मेन चीज़ सुनिए, जो अमीर आदमी है उसकी ज़रूरतें पहले ही पूरी हो चुकी है, इसलिए वो ज़्यादा मांग नहीं करता। पर एक गरीब इंसान क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा मांग करता है। और जो धनी वर्ग होता है वो किस चीज़ों की मांग करता है, तो आरामदायी और विलासनीयता, मतलब जिनको मान के चलिए प्रतिष्ठा वाली, आरामदायक, ऐसी चीज़ों की मांग करता है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है। नेक्स्ट है विज्ञापन एवं प्रसार वगैरह। मतलब कि अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम करते हैं किसी चीज़ का, तो उस चीज़ की मांग बढ़ जाती है। जैसे कि हम टीवीज़ में ऐड देखते हैं चाय की, सर्फ की, लक्स साबुन की, तो क्या होता है, जैसे ही हमारी बात में ये जो विज्ञापन होते हैं हमारे मन को आकर्षित कर बैठते हैं और हम इन चीज़ों की क्या कर देते हैं, मांग बढ़ाते हैं। तो मतलब अगर किसी वस्तु का विज्ञापन होता है उसकी मांग अच्छी होती है, और किसी चीज़ का अगर विज्ञापन नहीं किया जाता तो उसकी मांग कम होती है। सो ये भी मांग को प्रभावित करने वाला एक घटक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आविष्कार।
अगर नए नए शोध किए जा रहे हैं, नई नई वस्तुओं का उत्पादन समाज में होता है और विज्ञापन से लोगों को बताया जाता है, तो फलस्वरूप उसकी भी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। इन्वेंशन की वजह से भी मांग में परिवर्तन होता है। दूसरा है मुद्रा की पूर्ति। अगर मुद्रा की पूर्ति, देखिए मुद्रा की पूर्ति और कीमत के साथ प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध है। जैसे कि आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे, उसी अगर पैसा ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, ज़्यादा सामान खरीदोगे, और पैसा कम है तो क्या करोगे, आप कम सामान खरीदोगे। मतलब मुद्रा की पूर्ति भी मांग को निर्धारित करती है और ये बताती है कि मुद्रा की पूर्ति में, अगर मुद्रा की पूर्ति अच्छी है तो मांग ज़्यादा होती है, और मुद्रा की पूर्ति अच्छी नहीं है तो मांग क्या होती है, हमारी कम होती है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, एक बार आप रेफर कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। दूसरा व्यापार चक्र। व्यापार चक्र मतलब अगर व्यापार में दो चीज़ें लिखी जाती है, बिजनेस साइकिल में हम बोलते हैं कि एक होता है व्यवसाय में तेजी और एक होता है मंदी, ठीक है। तो अगर हम बोले कि तेजी हो तो सबके पास पैसा होता है, आर्थिक क्रियाएं, रोजगार, मौद्रिक आय में वृद्धि होती है। कब होती है, तेजी के समय, इस समय मांग बढ़ जाती है। इसका अपोजिट जब क्या हो, मंदी हो, जिसे हम रिसेशन भी बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, आर्थिक मंदी छाई होती है, रोजगार नहीं होती है, उससे क्या फलस्वरूप क्या होता है, मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट है सरकार की नीतियाँ। तो अगर सरकार की नीतियाँ भी प्रभावित करती है, अगर सरकार किसी चीज़ की कीमत बढ़ा देती है, कर ज़्यादा लगा देती है, तो कीमत बढ़ जाएंगी, तो वो क्या होगा, उसकी मांग कम हो जाती है। और सरकार अगर किसी चीज़ के ऊपर सब्सिडी दे दे, छूट दे दे, आर्थिक करों में छूट दे दे, तो उनकी कीमतें कम होंगी, और कीमतें कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, उनकी मांग बढ़ जाएंगी। तो सरकार की नीतियाँ, कि सरकार किसी चीज़ के ऊपर कर कैसे लगाती है, वो भी मांग को निर्धारित करता है। कर अगर कम लगाती है तो मांग में वृद्धि होती है, और कर ज़्यादा लगाने पे मांग में कमी होती है। तो ये सरकारी नीतियाँ भी मांग को प्रभावित करती है। इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया हूँ कि मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन से होते हैं और किस तरीके से वो इसको प्रभावित करते हैं। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अपना कोई क्वेश्चन है, आप कोई वीडियो बनाना चाहते हो मेरे से, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई आपका सजेशन है तो वो ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस कर लीजिए, और क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।